Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the channel Easy Learn Urdu Medium. In today's video, we will solve the question and answers 10th class Urdu Science 1 Science और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल 10वीं जमात सबक नंबर 1 लेसन नंबर 1 शकली कशिश ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल, दर्ज झेल जदवल के तीनों सतूनों में ताल्लुक़ को जहन में रखकर इसके मुताबिक दोबारा जदवल बनाकर लिखिए। इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए इस तरीके से बॉक्स बनाकर 1, 2 और 3। कमियत किलोग्राम जुमूद की पैमाइश, वज़न एन बुलंदी पर मुनहसिर है। शकली इसरा एम पर S2 ज़मीन के मरकज़ के करीब 0। शकली मुस्तकिल है n.m2 पर किलोग्राम 2, सारी कायनात में यकसा। दूसरा सवाल है, झेल के सवालों के जवाब लिखिए। अलीफ, वज़न और कमियत के दरमियान क्या फ़र्क है? क्या किसी शय की कमियत और वज़न ज़मीन और मरीख़ पर यकसा होंगे? क्यों? तो इसका जवाब आपको इस तरीके से लिखना है। जिस्म में मादा की मिकदार को उसकी कमियत कहते हैं। किसी शय की कमियत कभी भी 0 नहीं हो सकती। पूरी कायनात में इसकी कीमत तब्दील नहीं हो सकती। शय की कमियत हर जगह यकसा रहती है। कमियत गैर सिमती मिकदार है। ऐसाई निज़ाम में इसकी इकाई किलोग्राम है। किसी जिस्म को ज़मीन या देगर सैयारा, चाँद, तारा जिस कुव्वत से अपने मरकज़ की जानिब कशिश करती है, इस कुव्वत को उस शय का वज़न कहते हैं। वज़न की सिमत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होती है। ज़मीन पर मुख्तलिफ़ मकामात पर एक शय का वज़न मुख्तलिफ होता है। ज़मीन के मरकज़ पर शय का वज़न 0 हो जाता है। वज़न सिमती मिक़दार है। ऐसाई निज़ाम में इसकी इकाई न्यूटन n है। वज़न की मिक़दार mg के मुसावी होती है। किसी शय की कमियत ज़मीन और मरीख़ पर यकसा रहेगी, लेकिन इसका वज़न ज़मीन और मरीख़ पर मुख्तलिफ होगा। अब आपको दूसरा सवाल दिया गया है कि आज़ाद हरकत, शकली इसरा, आज़ाद रफ्तार और मरकज़ गुरेज कुव्वत की तारीफ़ लिखिए। तो इसका जवाब आपको इस तरीके से लिखना है। आज़ाद हरकत की तारीफ़, जब कोई जिस्म सिर्फ शकली कुव्वत के असर से मुतहरिक हो तो इस हरकत को आज़ाद हरकत कहते हैं। शकली इसरा, ज़मीन की शकली कुव्वत से किसी जिस्म पर पैदा होने वाले इसरा को ज़मीन का शकली इसरा कहते हैं। आज़ाद रफ्तार, दायरवी मदार में घूमने वाले जिस्म पर मदार के मरकज़ की सिमत में कुव्वत अमल करती है। इसको हम मरकज़ जो की कुव्वत कहते हैं, लेकिन मदार में घूमने वाले शय की तरफ जो कुव्वत अमल करती है उसे आज़ादाना रफ्तार कहते हैं। अब है मरकज़ गुरेज कुव्वत, दायरवी मदार में घूमने वाले जिस्म पर मदार के मरकज़ की सिमत में अमल करने वाले कुव्वत को मरकज़ गुरेज कुव्वत कहते हैं। अब अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि केपलर के 3 कवानीन लिखिए। इसकी वजह से न्यूटन को अपने शकली कवानीन बयान करने में किस तरह मदद मिली? तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए यहाँ देखिए जवाब। केपलर का पहला कानून, सैयारे का मदार बेज़वी होता है। सूरज इस मदार का एक नुक्ता मास का होता है। देखिए इस तरीके से फिर आपको जो शक्ल बनानी है। उसके बाद लिखना है यहाँ पर शक्ल 1.5 सैयारे की सूरज की तरफ मदारी गर्दिश। शक्ल 1.5 में सूरज की तरफ गर्दिश करने वाले सैयारा का बेज़वी मदार दिखाया गया है। सूरज का मकाम नुक्ता S पर है। केपलर का दूसरा कानून, सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत्ते मुस्तकीम यकसा वक्फ़े वक्त में यकसा इलाका रकबा तय करता है। EF और CDAB सैयारे के ज़रिए यकसा वक्फ़े में हटाव को ज़ाहिर करते हैं। ख़त ASCS और ES यकसा वक्फ़े वक्त में यकसा इलाका घेरते हैं, यानी ASB, CSD और ESF के रकबे मुसावी हैं। अब है केपलर का तीसरा कानून, सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा इस सैयारे के सूरज से औसत फासले के मकब के रास्त तनासुब में होता है। अगर सैयारे का वक्फ़ा वक्त T और सूरज से औसत फासला R हो तो इस तरीके से आपको लिखना है। ज़ाब्ता यहाँ पर K बराबर मुस्तकिल T2/R3, यानी इस तरीके से T2πr/R3। आसानी के लिए हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि मदार दायरवी शक्ल का है। शक्ल 1.6 नुक्ता S सूरज के मकाम और नुक्ता P सैयारे के मकाम को ज़ाहिर करता है, नुक्ता और R मदारी रास्ते की निस्बत कुत्र को ज़ाहिर करता है। सैयारे का सूरज से फासला सैयारा यकसा चाल से हरकत कर, इसकी चाल V है। इस तरीके से आपको जो बाजू में शक्ल दी हुई है वो भी बनाना है। अब आपको अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए
एक पत्थर यूं रफ्तार से फेंकने पर h बुलंदी तक पहुंचता है और बाद में नीचे आता है। साबित कीजिए कि ऊपर जाने के लिए उसे जितना वक्त दरकार होगा उतना ही नीचे आने के लिए दरकार होता है। तो इसके जवाब में आपको लिखना है इस तरीके से। देखिए मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, फिर आप लोग इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। जब पत्थर ए बी की जानिब हरकत करता है तो, है ना, रिटैट्रेशन या मनफी असरा, तो ये आपको जो दिया हुआ मुसावात 3 की बिना पर, है ना, फिर 4 की बिना पर, फिर मुसावात जब पत्थर ए बी नीचे की जानिब हरकत करता है, फिर हम मुसावात 2 की बिना पर। तो यहाँ तक का आपको इसका आंसर मिल जाएगा। T1 और T2 मस्बित हैं, इसलिए T1 और T2 मस्बित हैं। उसके बाद अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि फ़र्ज़ कीजिए जी की कीमत अचानक दुगनी हो जाए तो क्या एक वज़नी शय को ज़मीन पर खींचना दुगना मुश्किल होगा, क्यों? तो इसके जवाब में आपको लिखना है एक जिस्म को ज़मीन या फ़र्श पर खींचने के लिए जिस्म और ज़मीन के दरमियान पैदा होने वाली रगड़ के मुखालिफ काम करना ज़रूरी होता है। रगड़ की एक क़ुव्वत जिस्म के वज़न mg के मुतनासिब होती है। अगर जी की कीमत दुगना हो जाए तो जिस्म का वज़न इस तरह रगड़ की क़ुव्वत भी दुगना हो जाएगी। इसलिए इस हालत में एक वज़नी शय को ज़मीन पर खींचना दुगना मुश्किल होगा। फिर अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि ज़मीन के मरकज़ पर जी की कीमत 0 होती है, इसके मुतालिक वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब आपको लिखना है इस तरीके से। ज़मीन के अंदर गहराई में जाते वक्त जी की कीमत तब्दील होती है। जैसे जैसे हम सतह ज़मीन से ज़मीन के मरकज़ की जानिब हरकत करते हैं तो उसकी कीमत कम होती जाती है। हम ज़मीन को यकसा कसाफत रखने वाला कुर्रा मानते हैं। अगर हम एक ज़र्रा का तस्वुर करें जिसकी कमियत m और जो ज़मीन के मरकज़ से r/d के फासले पर हो, जहाँ r ज़मीन का निस्फ़ कुत्र और d सतह ज़मीन से गहराई है, तो इस ज़र्रे पर अमल करने वाली ज़मीन की शकल क़ुव्वत G(m)(m)R(d)(2)F है। इस तरीके से आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाना है। फिर उसके बाद नीचे आपको इसका आंसर लिखना है। यहाँ m/r(d) निस्फ़ कुत्र वाले कुर्रे की कमियत है क्योंकि इसके ज़र्रे का, फिर उसके नीचे वाला लिखकर आपको लिखना है बैरूनी खोल काबिल हुसूल नहीं है, इस हालत में इसराए बेवजह कशी से साकिल। इस तरीके से आपको लिखना है नीचे का। फिर उसके बाद अगला सवाल आपको दिया हुआ है एक सितारे से r फासले पर वाक़ सैयारे की गर्दिश को दरकार रखती है, तो साबित कीजिएगा कि वही सैयारा 2r फासले पर हो तो उसकी गर्दिश के लिए दरकार वक्त कितना होगा। कितना, ये देखिए यहाँ पे जवाब देखिए। यहाँ पे इस तरीके से मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग उसका आंसर लिख सकते हैं। ये आपको सॉल्व करके लिखना होगा। बस इतना इसका आंसर था, छोटा सा आंसर था। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 5, मिसालें हल कीजिए। अलिफ, अगर एक सैयारे पर एक शय को 5 m बुलंदी से नीचे आने के लिए 5 सेकंड दरकार होते हैं तो इस सैयारे का शकली इसरा कितना होगा। तो इसका जवाब आपको लिखना है इस तरीके से। देखिए हल दिया हुआ है, इतना आपको जवाब पूरा यहाँ पे लिखना है। छोटे सी आंसर है इसका, सॉल्व करके आप लोग लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 आपको दिया हुआ है सैयारे जीम के निस्फ़ कुत्र खे सैयारे के निस्फ़ कुत्र का निस्फ़ है। जीम की कमियत m है। अगर खे सैयार, तो इस तरीके से कमियत कितनी होगी। यहाँ पे बे का आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए ये वाला धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। जवाब आएगा सैयारे बी की कमियत 2ma होगी। अगला सवाल, एक शय की कमियत और ज़मीन पर वज़न बिलतरतीब 5 किलोग्राम और 49 n है। अगर चांद पर जी की कीमत ज़मीन का 1/6 गुना हो तो उस शय की चांद पर कमियत और वज़न कितना होगा। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए हल, यहाँ से हल दिया हुआ है। m जो है वो 5 किलोग्राम, w है 49 n और gm जो है वो ge/6 दिया हुआ। इस तरीके से मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। देखिए इतना ही है, छोटे सी आंसर है इसका। अब अगला सवाल है, ऊपर फेंकी गई एक शय 500 मीटर बुलंदी तक पहुंचती है, इसकी इब्तिदाई रफ्तार कितनी होगी। इस शय को ऊपर जाकर वापस आने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। तो इसका जवाब आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, हल दिया हुआ है। इतना यहाँ तक का आपको लिखना है। अब है सवाल नंबर 2, टेबल पर से एक गेंद नीचे गिरने पर 1 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचती है।
10 मीटर पर सेकंड जी हो तो टेबल की ऊंचाई और ज़मीन पर पहुंचे वक्त गेंद की रफ्तार कितनी होगी। तो उसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए यहाँ तक का आपको लिखना है। ज़मीन पर पहुंचे वक्त गेंद की रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड होगी। उसके बाद अगला सवाल है, चांद की कमियतें बिलतरतीब, ये वाला सवाल आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ, तेजी ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। हल दिया हुआ यहाँ से लिखना है। ज़मीन और चांद के दरमियान शक्ली कुव्वत की मदार इस तरीके से होगी। देखिए यहाँ से लिखना है बस। अगला सवाल है, ज़मीन का वज़न, ये वाला सवाल है जो आखिरी। उसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। पहले इतना लिखना है, हल दिया हुआ है, फिर उसके बाद आ जाना है इधर। देखिए इस तरीके से आपको उसका आंसर लिखना होगा। तो इस सबक के सवालात व जवाबात यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो बच्चों इस सबक के सवालात व जवाबात यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया टॉपिक, एक नया सबक और एक नया लेसन लेके। तब तक के लिए बाय।